टू द चैनल आयुर्प्रेरणा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि कॉम्पिटिटिव में जैसे कि अब अष्टांग हृदय से क्वेश्चन स्टार्ट बढ़ गए हैं। पहले क्या होता था, मेन मार्जिन जो रहता था वो चरक और सुश्रुत का चला जाता था। हाँ, मेजर संहिता में तो हम अष्टांग हृदय को कंक्लूड करते हैं, लेकिन क्या होता था, जैसे-जैसे अब 2025 तक हम जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस की जो एवरेज है वो बढ़ जाता है। हाँ, कहने के लिए तो कहते हैं कि अष्टांग हृदय जो रहती है वो चरक और सुश्रुत में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसे भी अलग से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो रेफरेंसेस हैं वो रिस्पेक्टिव तो चरक सुश्रुत का वो पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, वैसे ही हम करेंगे। जो चैप्टर्स हमारे चरक और सुश्रुत के हो चुके हैं और अष्टांग हृदय का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, वो होता है हमारा सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, इसलिए वेट मत करो कि एंड टाइम पे सूत्र हम कंप्लीट करेंगे, अष्टांग एंड में देखेंगे। मेरे साथ कंप्लीट करते चलो। आपको अष्टांग हृदय में मेरे तरफ से जो इंपॉर्टेंट, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब क्लिनिकल में हम चाहेंगे तो चीजें और डीप में चली जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो देखने वाले हैं, जैसे कि हम चरक, सुश्रुत और गोविंद पारेख को पैरेलल लेके चल रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाकर रखी थी जो कि अप्रैल से मेरे बच्चों को जा रही थी। ठीक है, मतलब अगस्त से। ठीक है, अप्रैल वाली तो अलग थी। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखो, उसका मेन मोटिव ये है, देखो अष्टांग हृदय स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें जान लेना कि अष्टांग हृदय हम क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अभी पीजी वाले बच्चों के लिए बात हो रही है। वी विल कम टू द पॉइंट यूजी वाले बच्चे ऑल्सो। ठीक है, तो स्टे वेट करो बेटा यूजी वाले बच्चों, ताकि आपको भी समझ लेना चाहिए कि अष्टांग हृदय आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आपके कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ाई जा रही है, या ये सोच के बैठे हो कि एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे और खत्म हो जाएगी, चीजों को समझने की इतनी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पहली चीज की पैरेलल रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो तो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश किया करो, इररिस्पेक्टिव तो जल्दी जल्दी खत्म करने के। जिससे क्या होता है, जो आपका बेस बनता है वो स्ट्रांग बनता है। अगर ये बेस आपका यूजी में ही स्ट्रांग बन गया है तो वेल एंड गुड, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैंने यूजी में इतनी तैयारी नहीं करी तो नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, यूजी में कर लेते हो तो आप है ना रैंकर्स में इंक्लूड होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हमने एनालिसिस देखा था कि प्रीवियस ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर में जिनकी 10,000 प्लस रैंक थी, वो भी कहाँ जाते हैं 1,000 प्लस रैंक में या 300 प्लस में। हमने रिजल्ट में देखा था ये सारी चीजें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत में कंजूसी नहीं करनी है और पढ़ना है। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज का इतना से ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अष्टांग हृदय। पैरेलल रिवीजन लेके चलना है, इसलिए हम अष्टांग हृदय से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब अष्टांग हृदय का मैंने बोल दिया, आपको सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक चीजें हम इसमें लेते चलेंगे। देखो, पहले हमने चरक सुश्रुत तो स्टार्ट करी थी ऑडियो से ही, तो आज कुछ बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि वीडियो से ही मैम अष्टांग हृदय स्टार्ट करिएगा। तो चलो अष्टांग हृदय से। अब जो फर्स्ट वर्ड दिख रहा है, मंगल ब्रह्मा की स्तुति। देखो, आयुर्वेद कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, जब बीएमएस हम करने आते हैं, फर्स्ट संहिता जो हम पढ़ते हैं दैट इज अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ठीक है, सिर्फ वहां पे 30 चैप्टर्स रहते हैं। लेकिन अब उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपना बेस बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को समझने से ज्यादा क्यों समझना जरूरी है ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप क्यों अपना वाई जान लेते हो तो चीजें इजी हो जाती है। इसलिए मैंने आपके 3 मिनट यहाँ पर लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है हमारा आयुष कामी अध्याय। देखो, आयुष कामी अध्याय फर्स्ट अध्याय हम पढ़ने वाले हैं बीएमएस की जर्नी में। ठीक है, तो आयु की सबसे ज्यादा आयुर्वेद पढ़ने आए हैं तो आयुष कामी है, आयुष कामी है। ठीक है, ये अगर बुक है तो बुक कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ, अष्टांग हृदय की विद्योतनी टीका बाय टीकाकार कविराज आत्रेदेव गुप्त की है। ठीक है, ये थंबनेल में वैसे आपको दिख ही गया होगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रहेंगे, जो आपको समझना है एज कम्पेयर टू यूजी पीजी दोनों के लेके हम चलेंगे। ठीक है, ये तंत्र क्यों बना, अष्टांग हृदय बनाने की क्या जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये बात है। तो इस तंत्र में देखो, जो सारी चीजें अस्त व्यस्त थी यानी यहाँ वहां थी, उसको क्या करा है, जो पूर्वाचार्यों ने बताई थी उन्होंने क्या कर दी, कंपाइल कर दी। और एक बहुत अष्टांग बनाने का जो कारण था वो आत्रेदेव श्लोका नंबर 4 में बताते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें समझना है कि आयुष कामे मानेन धर्म, पहली चीज क्या है, धर्म की स्थापना। देन अर्थ आता है, फिर सुख का साधन क्या है, आयु है। इस आयु के पुरुष को ही क्या कहते हैं हम,
आयुर्वेद के उपदेशों को अतिशय आदर करें। ठीक है, अब आयुर्वेद आया कैसे? आप तो बीएमएस में आ गए तो आयुर्वेद आपकी जिंदगी में आ गया, लेकिन आयुर्वेद आया कैसे है? आयुर्वेद आया है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसको क्या किया है? स्मरण किया है। क्या किया? ब्रह्मा जी ने स्मरण किया है। और फिर उन्होंने अपने जो पुत्र हैं, दैट इज प्रजापति। प्रजापति कौन थे ये सबको पता चल गया। शिव पुराण बहुत फेमस हो चुकी है। अब शिव पुराण से हमें जो प्रजापति हैं उनके बारे में, और आयुर्वेद में हम आए हैं तो वो। फिर उन्होंने किसको दिया? उन्होंने दिया अश्विनो देव को, विषजु को। फिर उसके बाद से इंद्र जी को गया। यहाँ पर जो ये जो पर्याय लिखा है दैट इज ऑफ इंद्र। ठीक है, इंद्र के हम बहुत सारे पर्याय चरक पढ़ते हैं, तब हम मैंने आपको बताए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आत्रेय मुनियों के हो, उन्होंने यहाँ पे दिया। यहाँ पर आचार्य चरक कहाँ कहाँ पर वर्णन एक तो सूत्र स्थान फर्स्ट में, और दूसरा चिकित्सा स्थान फर्स्ट में, और उसका डिफरेंस मैं आपको चिकित्सा स्थान फर्स्ट में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल जो ब्रह्मा, प्रजापति दक्ष, फिर अश्विनो देव भिषज, फिर उसके बाद इंद्र, और देन आत्रि पुत्रों के पास आ गया। मेन पिलर क्लियर है। आयुर्वेद के 3 पिलर्स हमने पढ़े यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने कि आयुर्वेद आया कैसे है और क्या इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो अष्टांग हृदय बनाने का क्या कारण था? तो वो यहाँ पर आपको श्लोका नंबर 4 में पहली चीज ये कि जो चीजें विस्तृत थी, जो विषय कैसे थे? विस्तृत थे। वो और बिखरे हुए होने के कारण उन शास्त्रों में से क्या किया? सारतम मतलब एसेंस निकाल कर और उसको सीक्वेंस वाइज जो वर्णन किया है वो कहाँ किया है? अष्टांग हृदय में किया है। और वो कैसा है? ना ही बहुत डिटेल्ड में है और ना ही बहुत छोटा सा है, ना ही संक्षिप्त विस्तारो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है? सार उच्च मतलब एसेंस निकाल लिया आपके लिए। मोटिव क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो आयुर्वेद के 8 अंग है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दष्टा, ज्वरा, वृषाण, ये सीक्वेंस भी सबका याद रखना। आचार्य चरक का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सुश्रुत जी का आचार्य का पढ़ा चुकी हूँ, और हम काश्यप का भी देखेंगे। अब आज आपको यही श्लोक में याद रख लो, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दष्टा, ज्वरा, वृषाण। ठीक है, ये सीक्वेंस क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले। अब जो दोषों के बारे में वर्णन है, जब हम फर्स्ट डे आते हैं दैट इज आर दोषा डे। ठीक है, हमारे दोष का पता नहीं, आयुर्वेद के दोष पहले निकलते हैं। दैट इज आर वात, पित्त एंड कफ। उसको क्या संज्ञा दी है? जब गोविंद पारिक फर्स्ट पेज पढ़ा था तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी, वात, पित्त और कफ। ठीक है, और उसी को शरीरो दोष संग्रह की भी संज्ञा आचार्य चरक देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब ये निरुक्ति वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। बताओ इसका रेफरेंस बताओ। दैट इज आर सुश्रुत सूत्र 21st चैप्टर। ठीक है, वागति गंध्यो तप संदापे और श्लेषालंघने। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत सूत्र 21। ठीक है, इसमें से ये सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, अब विकृता अविकृता देहम घनंती चे वर्तयंती चे। यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि अगर जो हमारे वात पित्त कफ है वो बैलेंस्ड है तो सब कुछ बेस्ट है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होता है? रोग होता है। अब इसके लिए, रोग होने के लिए, बैलेंस्ड होने के लिए उसकी लोकेशन भी तो आपको पता होनी चाहिए ना, कहाँ किसकी क्या लोकेशन है। तो पहली चीज तो पूरी बॉडी में व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है? पूरी बॉडी में। और उसके बाद उन्होंने एक मार्जिन लिया दैट इज आर हृदय, दूसरा मार्जिन लिया अपनी नाभि। तो जो इनके बीच में दैट इज आर पित्त, इनके ऊपर दैट इज आर कफ, और इनके नीचे दो है वो है क्या है? हमारा वाता है। क्या है? हमारा वात है। उसके बाद चलते हैं, ये समझ में आ गया। पहले तो हर चीज जो रहती है वो सर पूरे शरीर में व्याप्त है, और यदि यह विकृत अवस्था में है तो शरीर को नुकसान देगी, और अविकृत अवस्था में है तो शरीर के पिलर्स है। क्या है? शरीर के पिलर्स हैं। उसके बाद इनका टाइम क्या है? व्हाट्स देयर टाइम? कब किसका क्रम है? देखो, सबसे पहले अगर इसको नॉर्मल समझना है ना, खाना खाते हैं हम, भोजन करते हैं, भोजन के बाद से जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है वही सब जगह सीक्वेंस है। पहले नींद आती है ना, खाने के बाद अगर किसको नहीं आती है बताओ? कफ बढ़ता है, देन उसके बाद पित्त बढ़ता है, देन आखिरी में वात बढ़ता है। तो ये जो वात पित्त कफ बोलते हैं हम, उसका सीक्वेंस ऐसा रहेगा, लास्ट में वात, फिर पित्त और कफ।
तो वही सीक्वेंस रहने वाला है, चाहे वो वाय से रिलेटेड हो। वाय से कैसे समझेंगे? जो बचपन है दैट इज़ आवर कफ का काल, और यौवन काल हमारा पित्त का जाएगा, और फिर जो हमारा बुढ़ापा आएगा वो वात का जाएगा। ठीक है? दिन और रात हमारा जो क्लॉकवाइज़ साइकिल है, ठीक है? सबसे पहले हमारा कफ बढ़ता है, देन दिन दोपहर आता है दैट इज़ आवर पित्त, फिर उसके बाद हमारा वात बढ़ता है। सेम रा वात में भी दिन में भी रहेगा, सेम कफ में भी रहेगा। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कहाँ क्या बढ़ने वाला है। पहला, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कब अग्नि से हमें इसको कोरिलेट करना है, दोषों का अग्नि से संबंध आचार्य यहाँ पर बताते हैं श्लोका नंबर 8 में। अपनी संहिता को देखो, अगर स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो वेल एंड गुड, बस संहिता पे देखो। अगर जो चीज़ वहाँ समझ में नहीं आती है तभी संहिता पे आना है, अन्यथा जो इमेज बनाना है हमें हमेशा अपनी संहिता की बनाना है, ठीक है? बुक पे अपने ध्यान दो। देखो, खाना खाया, खाना अच्छे से पच गया, तो हमारा पित्त डोमिनेंट ही है, ठीक है? और अगर नहीं पता दैट इज़ विषम अग्नि, अगर विषम अग्नि है तो वो रिस्पॉन्सिबल है वात के लिए। विषम फॉर वात, तीक्ष्ण फॉर पित्त, और मंद फॉर कफ, और सम है मतलब वात, पित्त, कफ बैलेंस्ड है। फिर से देखो, व से विषम, कोई भी चीज़ सही नहीं है, वात हमारा अनव्यवस्थित है, पित्त हमारा तीक्ष्ण है, कफ हमारा आलसी है, ठीक है? और जो चीज़ें सम है मतलब सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, ठीक है? चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज का जो नॉर्मल बेसिस होता है, मतलब वात पित्त कफ को कैसे समझना है, अग्नि कैसे समझना, कब किसका टाइम क्या है, क्या जरूरत है संहिता की, ये सारे बताए। अब हम चलते हैं कोष्ठ के ऊपर। कोष्ठ कैसा है? वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के, पहले वात पित्त कफ समझाया, फिर वात पित्त कफ का स्थान समझाया, फिर वात पित्त कफ का अग्नि से रिलेशन समझाया, ठीक है? अग्नि से रिलेशन किया। अब अग्नि पढ़ ली तो कोष्ठ पढ़ेंगे। अब जैसी जिसकी अग्नि थी, मतलब जिसने जितना अच्छा बताया बचाया, वैसे ही हमारा कोष्ठ रहने वाला है। क्रूर, विषम था ना, तो कोष्ठ कैसा रहेगा? वायु के कारण क्रूर रहेगा, पित्त के कारण मृदु, और मध्यम किसके कारण रहेगा? कफ के कारण। इसे ऊपर लिख दिया करो, जैसे दिख रहा है ना, ऐसे लिख दिया करो, जिससे है ना आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ प्रकृति पढ़ेंगे, प्रकृति, प्रकृति किसकी हीन है, किसकी मध्यम है, किसकी उत्तम है? तो हीन रहेगी हमारी वात की, मध्यम रहेगी हमारी पित्त की, और उत्तम रहेगी हमारी कफ की। और द्वंद्वज प्रकृति, द्वंद्वज प्रकृति को हमने निंदनीय बोला है। क्या बोला है? निंदनीय बोला है। चाहे वो वात पित्त की हो, वात कफ की हो, या पित्त कफ की हो, वो है हमारी निंदित प्रकृति। और जो वात पित्त कफ जिसमें तीनों धातुओं का शमन है, वो है हमारी सम प्रकृति, और वही श्रेष्ठ है। पहली चीज पता चल गई, हीन, मध्यम और उत्तम क्या है। फिर द्वंद्वज क्या है, ठीक है? द्वंद्वज निंदनीय है, और श्रेष्ठ क्या है? हमारी सम श्रेष्ठ है। प्रकृति कब बनती है? हमारी प्रकृति गर्भ से ही बनती है, ठीक है? प्रकृति हमारी कब से बनती है? वातलाद्या सदा आतुरा, वात आदि सभी सदा आतुरा बोला है, और प्रकृति गर्भ से ही हमारा इसका निर्धारण हो जाता है। अब वात पित्त कफ के गुण पढ़ेंगे, ठीक है? आचार्य अगर चरक का भी साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊं, ठीक है, तो आचार्य चरक ने गुणों का वर्णन कहाँ कहाँ पर किया है। और चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्या नाम है? वात कला कली अध्याय है, मतलब वात का सब कुछ रिलेशन वहां पर पढ़ते हैं। तो वहां पर हम कौन सी एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हैं? और फर्स्ट चैप्टर में जहां पर उनका गुणों का वर्णन है, वहां क्या चीज है? देखो, हर चीज रिकॉल जितना अच्छे से करोगे, अगर जितना अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है? वायु के गुणों से रिलेशन है। वायु का गुण यहाँ पे कितने बताए? 6 बताए। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चंचल, ठीक है? कौन सा गुण जो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 पे बताया था वो यहाँ पर नहीं है, तो लिख लो दैट इज आर विशद गुण। कौन सा गुण नहीं है? विशद गुण नहीं है, ठीक है? देखो, ये सारी चीज कंपैरेटिव में मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि कोई भी चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करे, क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया आचार्य कुशनेस का वर्णन के एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए आपके, ठीक है? अब पित्त पे आते हैं। पित्त में, पित्त के कारण ही स्निग्धता, तीक्ष्णता, उष्णता, लघुता, विस्तृता, सरता और द्रवता है। क्या है? यहाँ पर उन्होंने 7, वैसे नंबर मत याद रखो, देखो नंबर मैं बता रही हूँ, उन्हीं का पूछा जाता है जिनका श्लोक में है, ठीक है? वो मैंने लिख लिया, वो बात अलग है। लेकिन कि कुश के आचार्यों ने यहाँ पर पुराने क्वेश्चन में बहुत मिलता है ना 6, इसके चक्कर में यहाँ पर याद रखना पड़ता है कि कौन सा नहीं है, वो आप मत याद रखो, ठीक है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास भी अगर होगी और उससे मैंने कुछ सीखा तो मैं आपको वही डिलीवर करना चाहूंगी,
ठीक है? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सस्नेहम, तीक्ष्णम, उष्णम, लघु, विस्तरम, सरम, द्रवम। ठीक है? ये हो गए। अब आचार्य चरक कौन से गुण बोलते हैं चलो? पित्तम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रवरम्लम, सरम, कटु। ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको इसी विमर्श में पड़ जाता है। चाहे आप संहिता कोई सी भी लो, अष्टांग हृदय में, क्योंकि बहुत सारे लोग आचार्य ब्रह्मानंद त्रिपाठी की भी प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट एडिशन वो लिया था, फिर उसके बाद मुझे लगा आदिदेव गुप्त इज द बेस्ट। मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी कि आप वही बुक लें। ठीक है? बाकी आपकी मर्जी। मैं अपने को जो अच्छा लगा है वो बताती हूँ, शायद पर्सपेक्टिव में चीजें डिफरेंट हो जाए। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीति तथैव च उष्णम कटु सरम च विदग्धम च अम्लमेव च। ठीक है? ये वाले हमारे आचार्य ने पित्त के लिए बता दी। कफ की बात करेंगे। कफ में स्निग्धा शीतो गुरु मंदास लक्षणों मृत्सना स्थिरा कफः। ये हमारे कफ के गुण हो गए। देखो गुण है ना, किसी एक के तो परमानेंट आपको याद रहने चाहिए, और वो मैं बोलूंगी आचार्य चरक के याद रखो। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के भी कर सकते हो, है ना? कि कौन सा अलग है, कौन सा नहीं बताया, कहाँ पर जो अलग चीज है वो याद करना जरूरी हो जाता है ना? फिर उसके बाद संसर्ग और सन्निपात क्लियर है? अगर नहीं है तो चलो एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। संसर्ग का मतलब होता है किसी दो चीज का मिलन, दो दोषों का मिलना, दैट इज अ संसर्ग। ठीक है? वो कम भी हो सकते हैं, कुपित वगैरह सब ठीक आ जाएगा। लेकिन सन्निपात क्या है? सन्निपात वर्ड तीनों के लिए बोला जाएगा। जब हम कोई रोग पढ़ते हैं तो उसका बेसिक पढ़ते हैं कि वात पित्त कफ और सन्निपात। सन्निपात क्या होगा? वात पित्त कफ का तीनों का मिक्सचर। और जब द्वंद्व आता है दैट इज आर संसर्गज। ठीक है? दोषों को कहाँ, मतलब अब ये हमारी दूष्य की बात आ गई। दूष्य क्या है? हमारी सात धातुएं दूष्य है हमारी, उन्हीं को क्या क्या है? दूष्य कहा है। अब दोष क्या है? दोष पहले पढ़ ली हमने। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ की कौन कौन सी चीजें पढ़ ली। ठीक है? अब इसके विमर्श में देखो, ओज को, अब पेज गोविंद पारिक ले ली, अगर नहीं भी ली है तो मेरे गोविंद पारिक के वीडियोस आप देख लो, बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट स्टार्ट करो। हर चीज को स्टार्ट करना जरूरी होता है। आप कोशिश करो उसको धीरे धीरे पढ़ने की। एक हफ्ते में एक पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर एक हफ्ते में दो हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे। कोशिश करने से होता है। गोविंद पारिक अभी से पढ़ोगे तो आपको ऐसा चरक सुश्रुत वाग्भट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? ये वाला पॉइंट आपका उतनी बार रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ओज का वर्णन आया। अब ओज के लिए पेज नंबर 20, अगर नहीं है आज रिवाइज करोगे पेज नंबर 20। ठीक है? उसके लिए क्या क्या बोला है ओज के लिए? किसने अष्टम धातु बोला, किसने मल बोला। अब अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं तो जो बच्चों ने पढ़ लिया है वो मुझे इसका आंसर देंगे पहले, कि अष्टांग हृदय हम पढ़ रहे हैं तो अष्टांग हृदय में ओज को किसकी चीज की संज्ञा दी है। देखो ये कंफ्यूजन नहीं आ रहा है कि आपने ये चीज नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ी है तो आंसर आना चाहिए। ठीक है? जो यूजी वाले बच्चे अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं। ये सारी चीजें है ना, आपको ये समझ लोगे कि अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जरूर मिल जाएगा। ठीक है? जहां भी आएगा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है? अष्टांग हृदय तत्र, अष्टांग हृदय में मल की संज्ञा दी, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, मल की दी है। ठीक है? और अष्टम धातु कहाँ बोल रहे हैं? तत्र रसादि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस्तत् खलु ओजस्तत्। मतलब आचार्य सुश्रुत इसको बोल रहे हैं कि जो पूरी धातुओं का जो सार है, रस आदि से लेके सुक्रांत तक धातुओं का सार है, दैट इज आर परम तेज, दैट इज आर ओझ। ठीक है? ओझ के बारे में यहाँ पर बात हो गई। फिर उसके बाद धातु पढ़ लिया आपने, ओज पढ़ लिया। अब मल पढ़ते हैं। मल कौन सा है? हमारा मूत्र, पुरीश और स्वेद। यहाँ पर ये त्रिमल की संज्ञा हम उन्हें देते हैं। फिर मल क्या काम करते हैं, कौन कौन से अलग धातुओं के स्पेसिफिक मल हैं, आचार्य शारंगधर उसके लिए क्या बोलते हैं, वो बाद की चीज है। पहले हमें ये हमारे बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब कोई भी चीज के साथ क्या होता है, या तो वृद्धि होगी या तो क्षय रहेगा या सम रहेगा। अब वृद्धि होगी तो उसके जो भी लक्षण हमने पढ़े, जो हमने गुण पढ़े, उसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और अगर उसका क्षय हुआ है तो उसके विपरीत लक्षणों का उसने सेवन किया है, तभी उसका क्षय होएगा। अगर समान चल रहे तो चाहे वो दोष हो, दूष्य हो या मल हो। ये चीज समझ में आई? ठीक है? अब षड रस पढ़ेंगे। षड रस का सिर्फ एक यहाँ पर सीक्वेंस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अपने पेज के मार्जिन पे लिख लिया करो, पता, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। बहुत सारी चीजें इसी सीक्वेंस पे रहने वाली है। बस यहाँ पर एक चीज लिखी है कि पटु वर्ड भी आएगा आपको, है ना? पटु लवण के लिए यूज किया गया है ना, यहाँ पर तो लवण लिखा है लेकिन पटु भी आएगा। फिर उसके बाद कटु किसके लिए बोला? उष्ण के लिए बोला गया है ना। और फिर तिक्त और कषाय हम क्या पढ़ते हैं? मधुर अम्ल लवण
कटु तिक्त कषाय, तो यहाँ पर सीक्वेंस का चेंज है। क्या है? सीक्वेंस का चेंज है। और चैप्टर नंबर 1 के एक-एक श्लोक का मैं आपको इसलिए अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा बेसिक क्लियर करता है और हमारे बेसिक्स क्लियर रहेंगे तभी तो हम आगे पढ़ पाएँगे, ठीक है? और अगर आप पढ़ चुके हैं आप इसकी स्पीड चेंज करके बहुत स्पीड में पढ़ पढ़ सकते हैं, सॉरी। अब जो द्रव है, द्रव के भेद क्या रहेंगे? द्रव किस तरीके से काम करता है? या तो द्रव जो रहेगा शमन का काम करेगा या कुपित करने वाला रहेगा या स्वस्थ को मेंटेन रहेगा। कोई भी चीज़ बढ़ाएगा, कम करेगा या मेंटेन रखेगा, जो हमने वृद्धि, क्षय और वो पढ़ा था। अब वो गुणों के अनुसार वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वीर्यों के बारे में, विपाक के बारे में। अब वीर्य क्या है? वीर्य है उष्ण और शीत, हमारे 2 वीर्य हैं। विपाक क्या है? विपाक है 3 प्रकार के हमारे विपाक हैं, दैट इज़ स्वादु, दैट इज़ मधुर, अम्ल और कटु। विपाक पे हम जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तब उसकी एक अलग कथा चालू होती है। अब वो कथा क्या है? किन्होंने कितने विचार माने, किस रस का क्या है, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। विपाक की परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं तो अष्टांग हृदय में भी है। जाठ रेणा अग्निना योगद यदुदिति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृतः। ठीक है, ये परिभाषा है और किसने दी है? हम विमर्श में जरूर लिखा हुआ है क्योंकि इसका टॉपिक है, यहाँ इसकी रेफरेंस नहीं है, लेकिन हम अष्टांग हृदय ने ही इसकी विपाक की परिभाषा हमें बताई गई है। और आचार्य शिष्यृत किस प्रकार के विपाक बोलते हैं? एक बोलते हैं गुरु, एक बोलते हैं लघु। ये हमारी विपाक हो जाएगा। अब गुण, ये श्लोक आपका आखिरी आखिरी तक साथ देने वाला है। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विंशति सा विपर्यायः। क्या बोल रहा है कि गुरु गुण है, मंद है, हिम है, स्निग्ध है, सुलक्षण है, सांद्र है, मृदु है, स्थिर है और सूक्ष्म है, विशद है। और ये हो गए 10 और 10 जो इनके अपोजिट है। अब इनके अपोजिट कहाँ मिलेंगे? गुरु है तो लघु है, मंद है तो तीक्ष्ण है, हिम है तो उष्ण है, स्निग्ध है तो रुक्ष है, अब सुलक्षण है तो खर है, सांद्र है तो द्रव है, मृदु है तो कठिन है, स्थिर है कोई चीज तो उसकी जगह चला देंगे हम उसको, चल हो जाएगी। सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, नहीं हम तो स्थूल बोलेंगे, अच्छा मोटा है, ठीक है। विशद है और पिछल है। डीजी, पूरा डीजी यहाँ से आ जाता है, आपका एक चैप्टर पूरा गुण का आएगा, ठीक है, वो क्लियर है। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण साधु, पहले तो ये श्लोक का याद रखो। श्लोक का याद है तो उसके अपोजिट याद रखो। गुरु में कठिनाई, जो जहां कठिनाई आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। जहां पर जिस चीज की आप भूल सकते हो दैट इज विशद, भूल सकते हो विशद, पिछिल। अब सूक्ष्म तो नहीं भूलोगे ना, चल तो नहीं भूलोगे ना, स्थिर का। सांद्र तो नहीं भूलोगे ना, क्या भूल सकते हो? सुलक्षण भूल सकते हो। क्या भूल सकते हो? सुलक्षण भूल सकते हो। तो इसको है ना हाईलाइट करके रख लो। जो चीजें भूलने वाली है वो हम याद करके रखेंगे, ठीक है। फिर ये एक मत आता है हिमाद्री आचार्य का कि इन्होंने इस पे डीप एनालिसिस बताई है। हिमाद्री आचार्य ने एक एक पे, फिर उसका क्या गुण है, ये सारी चीजें आती है ना। फिर उसके बाद रोगों का काल कारण क्या होता है? कोई रोग क्यों होगा? जब काल, अर्थ और कर्म का हीन, मिथ्या और अतियोग हो जाएगा। ये तीन ही चीज हमें याद रखनी है, हीन, मिथ्या या अतियोग, ठीक है। रोगस्थु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, मतलब रोग कब होगा? रोग कब होगा? जब दोषों की विषमता आएगी, और जब दोषों की समता आएगी तब क्या होगी? आरोग्यता होगी। ये क्लियर है। विकारो धातु वैषम्यम, विकार कब होगा? जब धातु वैषम्य होगा। और साम्य कब होगा? जब प्रकृति में बनेगा। मतलब हमने दो चीज पढ़ी, दैट इज आर दोष। पहली, अगर ये दोष क्या रहेगा? वैषम्य की स्थिति में रहेगा तो क्या होगा? रोग होगा। और ये अगर साथ में की स्थिति में रहेगा तो क्या होगा? आरोग्यता आएगी। और सेम चीज हम धातु के लिए बोलेंगे कि धातु वैषम्य होगा तो विकार होगा, धातु में वैषम्य होगा तो विकार होगा। और अगर साथ में कब होगा? जब वो प्रकृति के अनुसार रहेंगे। सुख संज्ञकम आरोग्यता, विकारो दुख में विचा। तो दुख कब होगा? जब विकार होगा। और सुख कब होगा? जब आरोग्यता होगी। ये चीज क्लियर है, समझ में आई? ये क्या आरोग्यता के लिए बोला है, क्या दुख के लिए बोला है। अब जो आरोग्यता बोली है मतलब सब चीज अच्छा है तो दुख तो नहीं हो सकता ना, सब चीज बैलेंस्ड ही होगी, ठीक है। निज क्या है, आगंतुज क्या है?
निज जोश होते हैं वो शरीर के अंदर वात आदि दोषों के कारण होते हैं। आगंतुक चीजें जो बाहर से आएगी, मेरे शरीर के अंदर से कोई बीमारी हुई, दैट इज आर निज दोष। और शरीर को अगर किसी ने बाहर से मारा है, किसी भी तरीके का आप आघात हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अगर आगंतुज है तो पहले व्यथा होगी, मतलब आगंतुज होने पर व्यथा पूर्व होएगी। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे किसी चीज से बाहर से लगी, तो मेरे को पहले दर्द होगा, फिर वात आदि दूषित होंगे। लेकिन अगर वो निज है तो पहले वात आदि दूषित होंगे, देन व्यथा होगी। मिल रहा है, समझ में आया। ठीक है, अब रोगों का अधिष्ठान, रोग कहाँ हो सकते हैं, शरीर में हो सकते हैं, हमारे मन में हो सकते हैं रोग। बस क्लियर है, रोग कहाँ हो सकते हैं। अब मन मानसिक दोष के बारे में आता है तो सत्व रज और तम नहीं बोलना है। सत्व आर विल नॉट काउंट इन आर दोषा, वो आएगा रज और तम, सिर्फ दो दोष माने गए हैं। और सत्व को क्या बोला है, प्रकाश के समान होता है। सत्व हमारे जीवन में प्रकाश के समान होता है। रोग ज्ञान के उपाय, हम कैसे जान सकते हैं, हम रोग को देखकर, हमारे डीपीएस जो है, दर्शन करके, प्रश्न करके और स्पर्श करके। डीपीएस की जो जर्नी हमारी वो यहाँ से चालू होती है। हम रोगों का दर्शन करते हैं, देखते हैं, हम उसको स्पर्श करते हैं, हाथ से लगाकर देखते हैं और प्रश्न करते हैं कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ये सारी त्रिविध परीक्षा का यहाँ पर हमें वर्णन देखते हैं। और फिर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये भी हमारे त्रिविध प्रमाण और त्रिविध परीक्षा बताई है। ठीक है, उसके बाद रोग विशेष ज्ञान के उपाय क्या है, आप कैसे जान सकते हो। रोग जान लिया आपने, दर्शन प्रश्न और स्पर्शन से जान सकते हो, लेकिन उसके कोई उपाय भी तो होंगे कि आप कैसे उसको पता चलोगे। उसका निदान होगा, उसका रूप होगा, उसका पूर्व रूप होगा, उसके लक्षण हो गया, उसका उपशय होगा और उसकी आपकी होएगी। ये सारी चीजें क्या होगी, हमारा निदान पंचक है। दिस इज कॉल्ड एज निदान पंचक, अपना पूरा रोग निदान है। निदान पे से ही कि निदान क्या है, उनके कारण क्या है, रोग कैसा होता है, रोग की उत्पत्ति से पहले जो लक्षण आते हैं, दैट इज आर पूर्व रूप। उपशय क्या होता है, आपकी सुख की अनुभूति, जो आहार विहार आपको अच्छा लगता है, दैट इज आर उपशय। फिर अनुपशय क्या है, संप्राप्ति, संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा है। सारी चीजें समझ में आई, जो नहीं समझ आए वो आराम से मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। देश क्या है जहां पर ये चीज हो सकती है, एक तो भूमि देश और एक देह देश। जहां पर मैं हूं, दैट इज आर जमीन, जमीन भूमि पृथ्वी, दैट इज आर भूमि देश। और देह देश मेरा शरीर है, क्या है वो, हमारा देह देश है। भूमि देश, देह देश, चीज क्लियर। ठीक है, खुद से पढ़ते हैं ना तब चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर चली जाती है, लेकिन अगर कोई पढ़ा देता है, किसी चीज और चीज समझा देता है, तो उसके एक्सपीरियंस वो चीज हमको इजी बना देते हैं। ठीक है, अब भूमि देश समझना है। अब भूमि है तो वहां पर हम वात और कफ की प्रधानता देखते हैं। वात की प्रधानता होगी तो चीजें जांगम में जाएंगी, और कफ की प्रधानता है तो अनूप में जाएंगी। और अनूप बिल्कुल अच्छा नहीं माना है, अनूप इज नॉट गुड, क्योंकि वहां पर रोग होने की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और साधारण क्या है, जब सारी चीजें सम हो, दैट इज आर साधारण। हमारी प्रकृति में भी हमने यही चीज देखी थी। काल, काल क्या प्रकार का होता है, एक तो हमारा वय की अवस्था से क्या दे होते हैं, और एक व्याधि की अवस्था से होता है। एक क्षणिक काल होता है। ठीक है, काल का एक डिस्क्रिप्टिव वर्णन है, एक चक्र है। जैसे कि एक संवत्सर अर्थात एक साल होता है। ठीक है, फिर वो कैसे दो अयन में टूट रहा है, फिर दो अयन दो प्रकार से टूट गया है ना, उष्णायन और दक्षिणायन। ठीक है, दक्षिणायन अपना, फिर उसके बाद उसमें तीन तीन ऋतुएं आएंगी। तीन ऋतुएं, एक एक ऋतु में क्या क्या आएगा, दो दो माह आएंगे। दो माह में दो पक्ष, एक माह में दो पक्ष आएगा। अब पक्ष मतलब 15। फिर यहाँ से जो हमारे आचार्य सुश्रुत ने बोला है, काष्ठा कला नाड़िका मुहिता अहोरात्र पक्ष। ठीक है, ये चीज मैं समझाती हूँ आपको, देखो उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, युग्म से दिया है, वर्ष से दिया है, एक वर्ष में दो अयन रहेंगे। अब अयन मतलब दो अयन हो गए, तीन तीन ऋतुएं आ जाएंगी इनके अंदर, हमने 6 ऋतुएं पढ़ी। अब ये ऋतु में, एक ऋतु में दो मास होता है, और एक मास में दो पक्ष होता है, एक महीने में 15-15 दिन का पक्ष होता है। अब अहोरात्र मतलब 15 दिन हो गए ना, तो दिन और रात मिला के दैट इज आर अहोरात्र। और अहोरात्र में मुहूर्त होता है, और मुहूर्त में नाड़िका, नाड़िका में काल, काल में काष्ठा। ठीक है,
ये जो हम सुश्रुत आचार्य ने अच्छे से इसको बताया है, इसका डिस्क्रिप्टिव वर्णन मैं आपको सुश्रुत में पढ़ा चुकी हूँ, वहीं पढ़ेंगे, अभी इतनी चीजें याद रखो। ठीक है। अब औषधि दो प्रकार से आपके ऊपर काम कर सकती है, या तो उसका शोधन हो सकता है या शमन हो सकता है। व्हाट इज शोधन या शमन? शमन मतलब चीजों को वहीं दबा देना, शोधन मतलब चीज अगर खराब है तो उसको बाहर निकाल के फेंक देना, दैट इज आर शोधन एंड शमन। वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर औषधि का विषय बताया गया है कि शरीर जनानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, परम औषधम का वर्णन मिला है कि व्हाट इज परम औषध, क्या सबसे बेस्ट है यहाँ पर। तो शरीर के लिए हमारी बेस्ट क्या है? बस्ती, विरेक और वमन। अभी हमने शोधन शमन पढ़ा था ना, तो यही हमारा शोधन है, दैट इज वस्ती, विरेक और वमन। शमन पढ़ा था ना। अब शमन तीन चीजों से होगा, दैट इज तेल से, घृत से और मधु से। होगा बहुत सारी चीजों से, लेकिन इसे क्या बोल दिया है? परम औषध, मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या बता दी? तेल, घृत और मधु। और सबसे अच्छा शोधन क्या बता दिया? बस्ती, विरेक, वमन। अब ये रिस्पेक्टिव में किसके? दोष के, दैट इज वात, पित्त, कफ। ये भी क्या हो जाएगा? वात, वात के लिए हमारा हो जाएगा वस्ती, पित्त के लिए हो जाएगा विरेक और कफ के लिए हो जाएगा हमारा वमन। वैसे ही वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु। ठीक है। फिर मानसिक दोषों के उक्त धी, धृति, आत्मा आदि का ज्ञान। ठीक है। जब इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती ना, तो उसको सबसे पहले सारी चीजें छोड़ देना ही चाहिए। अब चिकित्सा के बाद यहाँ पर जो हम चरक में भी पढ़ते हैं, सेम चीजें आएगी। गुण की थोड़े थोड़े अलग है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें रिस्पेक्टिव में सेम पढ़ेंगे। ठीक है। चिकित्सा के बाद क्या है? चार पिलर्स हैं। अब ये जो मैंने मकान बनाया है, अभी तक वात पित्त कफ पे चल रहा था, लेकिन अब चलेगा हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चलेगा, पहली चीज होनी चाहिए डॉक्टर। जो अगर हॉस्पिटल चलाना है तुमको, तो उसके लिए तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं होगा तो चलेगा क्या? तो वैसे ही होना चाहिए डॉक्टर, दैट इज आर भिषक। फिर उसके बाद द्रव्याणी अर्थात मेडिसिन, और सारा काम डॉक्टर ही कर ले क्या? उपस्थाता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और फिर आतुर, ट्रीट किसको करोगे? ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे चार पिलर्स। अब वैद की कौन सी क्वालिटीज है जो उसको बेस्ट वैद बनाती है? दैट इज दक्ष तीर्था तो शस्त्र अर्था दृष्ट कर्मा सूची भिषक। याद कर लो, क्योंकि बनने वाले क्या डॉक्टर, और डॉक्टर्स की क्वालिटी अगर किसी ने पूछी तो क्या जवाब दोगे? श्लोका तो याद होना चाहिए ना, दक्ष तीर्था तो शस्त्र कर्मा सूची भिषक। ठीक है। आपको होना चाहिए दक्ष। ठीक है। दक्ष मतलब आपको अपनी चीज तो आनी चाहिए, आप उतने चतुर होना चाहिए। ठीक है। तीर्थार्थ यानी उपशय के अर्थ, शास्त्र को आपने अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से ग्रहण करा हो। दृष्ट कर्मा यानी बहुत बार वो चीजें जो आप करने वाले हो, चिकित्सा के कर्म करने वाले हो, देखे होना चाहिए आपके। आपने उसको पहले हर चीज का एग्जाम देखा होना चाहिए, उसको इंट्रोगेट करना आना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसी होती है। फिर सूची, आप हर चीज से पवित्र होने चाहिए, चाहे आपका काम, आपकी मानसिकता कैसी, आपका कार्य कैसा है, आपकी मानसिकता कैसी और आपकी वाणी कैसी है। यही तीन चीजें सबसे पहले जज होती है डॉक्टर में। आपका शास्त्र ज्ञान कोई नहीं देखता, आपकी दक्षता कोई नहीं देखता, सबसे पहले आपकी सूची पेशेंट के पास तक जाती है। क्या से आप कायिक कैसे बात कर रहे हो, वाचिक कैसे बात कर रहे हो, और आपका मानसिक स्थिति कैसी है। दीज आर द एक्स्ट्रा चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है। इस पर तो मतलब एक पूरी डिटेल्ड चीजें आ जाती है कि हाँ आपको अगर बनना है, आप डॉक्टर बनने आए हो, तो ये सारी चीजें तो आपके अंदर होनी चाहिए। अब जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, कैसी मेडिसिन आपको आइडियल होती है? बहुकल्प मतलब कल्पना, मतलब कि क्या आप स्वरस, कल्क, शत, हीम, फांड बना पा रहे हो? बहुगुण, बहुत सारे गुण होने चाहिए उसमें, ताकि वो बहुत, चाहे गुरु हो मंद हो, इन जितने गुण होंगे उतने ज्यादा कामों में वो काम आ सकती है। योग्य होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, और योग्य, संपन्न मतलब दूषित ना हो। ठीक है। मतलब उसमें जो भी गुण, हानि, कृमि, कीट, अग्नि आदि से दूषित ना हो, योग्यता होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, जो तुमको उसमें मधुर, जो वीरता चाहिए वो सारी चीजें होना चाहिए, दैट इज आर वीरता। परिचारक के चार गुण क्या बताए हैं? परिचारक अपना असिस्टेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए? अनुक्तः सूची दक्षा बुद्धिमान। अगर आपका ये चतुर नहीं होगा, दक्ष नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो क्या आपका हॉस्पिटल चल पाएगा? आपका स्टाफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दो गुण सेम है, दक्ष और सुची।
2 गुण सेम है, दैट इज आर दक्ष और सुचि। किस किसके में 2 सेम है? आप में और आपके स्टाफ में। ठीक है, आप में और आपके स्टाफ में। चलो पेशेंट के पास चलते हैं। पेशेंट क्या बोल रहा है? पेशेंट बोल रहा है कि आपको रिच होना चाहिए। रिच क्यों बोला है? आपके प्रोसीजर्स वो अफोर्ड कर सके, इसलिए उसे आड्यो यानी धनवान होना चाहिए। फिर विशगवश्यो यानी वैद के अधीन रहने वाला। वो अगर वैद के ही अधीन नहीं रहेगा, आपकी कोई चीज नहीं मानेगा, आपने उसको बोला ये पथ्य है, ये अपथ्य, आपकी बात नहीं मानी, तो वो पेशेंट आपको अपयश देता है। क्या देता है? अपयश। ठीक है, तो ऐसी चीजें, वो पेशेंट आइडियल नहीं है। ज्ञापक, रोग को बता सके ऐसा वैद होना चाहिए, मतलब सॉरी ऐसा पेशेंट होना चाहिए हमारा, जो रोग को हमारे बता सके। और सत्ववान, धैर्यशाली होना चाहिए। आज ही गोली खाइए डॉक्टर साहब, आज ही सही होना है। ठीक है, वो पेशेंट चला जाता है फिर क्रोनिसिटी में। किस चीज की क्रोनिसिटी? चीजों को अगर सही से समझ नहीं पाओगे तो चीजें बिगड़ेगी ना। अब 4 प्रकार के रोग हैं। एक चीज होती है साध्य और एक होती है साध्य। साध्य में भी 2 क्लासिफिकेशन आएगा, एक होता है मृदु और एक होता है दारुण। देखो, ये मृदु दारुण क्या है? मृदु यानी जल्दी ठीक हो जाता है, दैट इज सुख साध्य। दारुण यानी डिफिकल्ट से ट्रीट हो, दैट इज आर कृच्छ साध्य। ठीक है, फिर उसके बाद जो सारी औषधियां, मतलब हर चीज अच्छी अच्छी हो, नवीन हो, ना उसमें उपद्रव हो, ना ज्यादा लक्षण हो, दैट इज आर सुख साध्य। ठीक है, अब जब थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ती जाएगी, चाहे उसकी एज हो, दोष हो, लक्षण हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कृच्छ साध्य। फिर जो हमने पढ़ा, असाध्य के भी 2 भेद है, दैट इज आर याप्य और प्रत्याख्य या असाध्य। है ना? प्रत्याख्य क्या है? प्रत्याख्य ठीक नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं हो सकता। हर चीज, दोष, दूष, देश, प्रकृति, चारों उसकी हमारी डिफिकल्ट टू ट्रीट आ जाती है। ठीक है, और जो याप्य है उसकी आयु शेष है, इसलिए वो याप्य है। और इसके इंडिकेशंस आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छे से दिए हैं। चरक सूत्र 10 में, स्पेशली कृच्छ साध्य के, जो वहां से क्वेश्चन आता है कि जो अगर वृद्ध है तो उसको क्या, वृद्ध किस में आएंगे, गर्भिणी किस में आएगी, बाला किस में आता है, एक पत्य क्या है, द्विपत्य क्या है, दोषिक डोमिनेंस क्या होती है। ठीक है, शस्त्र। अब देखो ये चीज दोनों में आती है ना। देखो, निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में वाले, काल प्रकृति दूष्याणाम समयेन अंत तमस्य च गर्भिणी वृद्ध बाला नाम। क्या बोला था मैंने? और शस्त्र छार अग्नि, ये क्या हो जाते हैं? कृच्छ देश वाले हो जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये आचार्य चरक जी बोल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया जो शस्त्र आदि साधनों से जो चीजें साध्य होती हैं, दैट इज आर, चाहे शस्त्र आदि से क्या है, शस्त्र कर्म करोगे आप, क्षार अग्नि कर्म से जो चीजें साध्य होंगी, दैट इज कृच्छ साध व्याधिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो पथ्य पथ का पालन कर रहे हैं, पथ्य पथ का पालन कर रहे हैं, जिनकी आयु शेष रह गई है, और वो आती हमारी याप्य व्याधियां। पथ्य पथ का पालन करते चलो, चलती चलेगी, लेकिन ऐसा सोचोगे कि उससे पूरा कवर हो जाए, तो वो चीजें डिफिकल्ट टू ट्रीट आ जाएगी, इसलिए बोलते हैं जिंदगी भर खाना पड़ेगा। क्या? तो जिंदगी बची है इसलिए जिंदगी भर खाना पड़ेगा। ठीक है, और जो जहां पर अरिष्ट सूचक, अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक लक्षण आपके दिखने लगे, दैट इज आर असाध्य अवस्था। असाध्य अवस्था तक आप अगर पहुंच गए हैं, अब कौन सी चीजें आपको आरोग्यता लाती है, कौन सी चीजें आरोग्यता नहीं लाती हैं, ये चीजें अपने आप में एज ए पेशेंट, एज ए डॉक्टर, दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। साध्य लक्षण युक्त होने पर भी चिकित्सा के अयोग्य कौन है? जो आपका पाकिस्तान निवासी है, जस्ट मेमोराइज करने के लिए बोल रही हूँ। मतलब जिससे राजा, जो आपका अभी राजा कौन है? अभी हमारी गवर्नमेंट, रूल गवर्नमेंट क्या है? राजा है। तो जैसा गवर्नमेंट बोलती है, जो राजा से जो द्वेष करता है वो हमें उसे ट्रीट नहीं करता है। जो आपसे जो द्वेष रखे उसे भी आपको ट्रीट नहीं करना है। चिकित्सा पद्धति का जो अपमान करता है उसे भी आपको ट्रीट नहीं करना है। मतलब किसको आपको ट्रीट नहीं करना है? जिसको आप ट्रीट नहीं करें वो साध्य होने लायक है नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर में अब आगे देखो, एक होता है कि डिस्क्रिप्टिव वर्णन है। डिस्क्रिप्टिव वर्णन मतलब कि आगे के चैप्टर्स में क्या कैसी पथ्य रुचि है, जो कि हमारे आचार्य
चरक जी बहुत लास्ट में, लेकिन आचार्य सुश्रुत जो है वो विषय सारणी का वर्णन सूत्र स्थान 3 में ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे चैप्टर्स के नाम है कि 30 चैप्टर जो है वो हम सूत्र स्थान में पढ़ेंगे। देखो, अगर कुछ भी याद नहीं होता, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नाम याद रखो। आयुष कामनी याद हो गया, चार अग्नि शस्त्र कर्म विधि लास्ट हमारा चैप्टर है। शारीर स्थान पढ़ेंगे, उसमें 6 चैप्टर्स है। गर्भ क्रांति पहला है, और धूत आदि विज्ञानी हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज आवर 6th चैप्टर। निदान पढ़ेंगे। निदान में क्या है, निदान में कितने चैप्टर थे? निदान में 16 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है सर्व रोग निदान, और लास्ट जो चैप्टर का नाम है वो है वात शोणित निदान। क्या है? वात शोणित निदान। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में कितने चैप्टर है? दैट इज आर 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर में ज्वर चिकित्सा प्रथम है, और वात शोणित, देखो वात शोणित निदान भी लास्ट था, और वात शोणित उन 16 चैप्टर्स में लास्ट चैप्टर था, और वात शोणित चिकित्सा उन 22 चैप्टर में लास्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद कल्प स्थान है। कल्प स्थान में कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है कल्प स्थान में। वमन कल्प पहला है, और फिर उसके बाद बस्ती व्यापत सिद्धि जो है हमारा लास्ट चैप्टर है। देखो, उत्तर स्थान का वर्णन आता है। उत्तर स्थान में हमारे जो 40 अध्याय बताए गए हैं, रसायन वाजीकरण लास्ट चैप्टर आता है, और फिर बाल उपचारणीय, क्योंकि जब हमारा उत्तर तंत्र चालू होता है, उत्तर तंत्र में हमारा काश्यप, सॉरी काश्यप नहीं, कौमार, कौमार चालू होता है। जैसे ये चैप्टर देखें, नाम से समझ जाओगे। जैसे सूत्र का आचार्य सुश्रुत का जब उत्तर स्थान चालू होता है, तो हमारा शालाक्य चालू होता है, वैसे ही यहाँ पर हमारा कौमार चालू होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहो, हो जाएगी। सारी चीजों को टाइम दोगे, और मुझ पर भरोसा करो, मैं अच्छे से सारी चीजें करवा रही हूँ। वैसे मैं आपकी अष्टांग भी करा दूंगी, और पढ़ते चलो, सारी चीजें हो जाएगी। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।